Hello children, welcome once again in geography class. We are continuing with chapter number 1, that is resources and development, and this is the ninth part. In previous video we have discussed about the land pattern used in India. In this video we are going to discuss what is land degradation and what are the causes of land degradation and what are the conserving methods of degradation. तो बच्चों हम लोग दो छोटे छोटे क्वेश्चंस आज डिस्कस करने वाले हैं। पहला तो कि लैंड डेग्रेडेशन क्या है, व्हाट इज़ लैंड डेग्रेडेशन, और दूसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे कि डेग्रेडेशन के कारण क्या हैं और उसे कौन से मेथड से कंजर्व किया जा सकता है, उसे बचाया जा सकता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। व्हाट इज़ लैंड डेग्रेडेशन, कि लैंड डेग्रेडेशन क्या है। The process by which the quality and quantity of land is destroyed or spoiled is known as land degradation. यानी कि लैंड डेग्रेडेशन उसको कहते हैं जिसमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों स्पॉइल हो जाती है लैंड की। यानी कि क्वांटिटी का भी नुकसान होता है और उसकी क्वालिटी तो बिगड़ती ही है। तो ये दो नुकसान जो होते हैं सॉइल को लेकर, यानी कि उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों स्पॉइल हो जाती है इन डेग्रेडेशन, उसी को हम लोग डेग्रेडेशन कहते हैं लैंड का। यानी कि मिट्टी को पॉल्यूट हो जाना और उसका इरोजन होना, ये दो मुख्य चीज़ें हैं जो इससे संबंधित हैं डेग्रेडेशन से। अगर इरोजन होता है तो भी उसका स्ट्रक्चर खराब हो जाता है, उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है, वो उबड़ खाबड़ हो जाता है, मतलब बेढंगा हो जाता है, जहाँ पर और कोई काम ना किया जा सके, ऐसा हो जाता है इरोजन के बाद। और दूसरा चीज़ है कि उसमें किसी तरह का पॉल्यूशन मिक्स हो जाए, यानी कि लैंड जो है वो किसी तरह से भी पॉल्यूटेड हो जाए। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो लैंड को स्पॉइल करती हैं। तो इनके कारण क्या हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लैंड को स्पॉइल करती हैं और उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को ख़राब बना देती हैं। प्लस हम लोग उन मेजर्स के बारे में भी देखेंगे, उन मेथड्स के बारे में भी देखेंगे जो जिनके ज़रिए इसको बचाया जा सकता है, लैंड के डेग्रेडेशन को बचाया जा सकता है और लैंड को कंजर्व करके अच्छी तरह से रखा जा सकता है। इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये तो हो गया डेग्रेडेशन की बात, कि मिट्टी का किसी भी तरह से उसको डिस्ट्रॉय होना या उसको स्पॉइल होना, किसी भी तरह से अगर वो डिस्ट्रॉय हो रही है या स्पॉइल हो रही है तो उसको हम लोग डेग्रेडेशन कहेंगे लैंड का। और इसमें इसके रिजल्ट के रूप में हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि लैंड की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पे ये असर डालती है। तो हम लोग तो प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने ये जाना है कि लैंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है, रिसोर्स है ह्यूमन के लिए, और इसको बचा करके रखना और इसको अच्छी तरह से इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को मेंटेन करना ये बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखें कि वो कौन से कारण हैं जो लैंड को डेग्रेडेशन के लिए मजबूर करती है। उसमें सबसे पहली बात जो है वो डिफॉरेस्टेशन है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब जंगलों की कटाई, पेड़ पौधों की कटाई को हम लोग डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, यानी फॉरेस्टेशन को कम कर देना, डिफॉरेस्टेशन कहते हैं उसको। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि लगातार रिसोर्सेज का उपयोग बढ़ता जा रहा है और एग्रीकल्चर लैंड, तो जो एग्रीकल्चर जहाँ हो रहा है वहाँ हो ही रहा है, साथ में और बहुत सारे ऐसे लैंड हैं जिनको हम लोग रोड के रूप में, बिल्डिंग्स के रूप में, फैक्ट्रीज बना करके उनका उपयोग कर रहे हैं। तो इसके लिए बहुत सारे जंगलों को काटा भी जा रहा है, या नए नए खेतों को जिसमें एग्रीकल्चर हो सके उसको पाने के लिए भी इसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है जंगल को। दूसरी बात कि लकड़ियों का बहुत सारा यूज़ है जिसके चलते लकड़ियों को काटा जा रहा है और उसके चलते डिफॉरेस्टेशन देखने को मिल रहा है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम लोग को बताती हैं कि क्यों डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। और डिफॉरेस्टेशन होना एक बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि फॉरेस्ट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया में 33% चाहिए फॉरेस्ट। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि 33% लैंड पे जो है
वो फॉरेस्ट होना चाहिए, लेकिन हमारे पास सिर्फ 23% है, तो वहाँ पे भी कमी है। तो इस कमी को हम लोग को फुलफिल करना चाहिए और इसको बढ़ाना चाहिए यहाँ। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि लगातार पेड़ पौधे कट रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पेड़ पौधे उगाए जाने चाहिए, न कि उन्हें काटा जाना चाहिए। और ये एक बहुत बड़ा कारण है लैंड के डेग्रेडेशन का, ओवर गेजिंग। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब गेजिंग करवाया जाता है कैटल्स को, तो कैटल्स बिल्कुल उसको, जो लैंड पे जो ग्रासेस होती हैं उनको बिल्कुल खा जाती हैं, और खा जाने के कारण उस पर फिर वेदरिंग का प्रभाव शुरू हो जाता है। यानी बारिश होती है, फिर हवा चलती है, उसके कारण उसका कटाव शुरू हो जाता है। और ग्रासेस जब बनी रहती हैं तो वो होल्ड करके रखती हैं सॉइल को, वो उसको अपने जगह से हिलने नहीं देती हैं। लेकिन जब ग्रास खत्म हो जाएगा तो फिर पता चलता है कि ऊपर के जो सॉइल के लेयर्स हैं वो इरोज होने लगते हैं धीरे धीरे। तो ओवर गैजिंग जो है वो इरोजन को बढ़ावा देता है, और इसके साथ साथ ये लैंड को डेग्रेडेट भी करता है। थर्ड पॉइंट इज माइनिंग एंड क्वेरिंग। जब माइनिंग की जाती है, तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया है वीडियोस में कि माइनिंग जब की जाती है तो काफ़ी नीचे मिनरल्स पाए जाते हैं। तो उनको निकालने के दो उपाय होते हैं माइनिंग में, या तो ओपन माइंस हो या फिर अंडरग्राउंड माइंस हो। तो ओपन माइंस में पता चलता है कि पूरे क्रस्ट के लेयर को हटा दिया जाता है, उसको दूसरी जगह डंप कर दिया जाता है। तो वो एक बहुत बड़ा सा खड्ड बन जाता है वहाँ, और फिर तब हम लोग मिनरल्स तक पहुँच पाते हैं। जब उसको निकाल लिया जाता है तो इस मिट्टी को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। हालांकि माइनिंग का रूल ये है, नियम तो ये कहता है कि जब आप मिनरल्स को निकाल लें वहाँ से, अब वहाँ मिनरल्स ख़त्म हो गए, तो फिर आप उसको, जो मिट्टी आपने निकाली है उसको वहाँ पर फिर डाल दीजिए, ताकि लैंड जो है वो, उसका सरफेस जो है फिर बराबर हो जाए और वहाँ वो दूसरे उपयोग में आ सके। लेकिन अब इसके पीछे क्या रीजंस हैं ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि माइनिंग के बाद ओपन माइंस को ऐसे खुला ही छोड़ देते हैं, और उसमें फिर पानी जमा हो जाता है, रेन वाटर जमा हो जाता है, तो फिर वो किसी यूज़ का नहीं रहता है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जो माइनिंग के रूप में हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि जब अंडरग्राउंड माइंस में निकालते हैं तो उसका भी नियम है कि जब अंदर से पूरा निकाल लिए मिनरल्स को, तो फिर उसमें मिट्टी डाल देनी चाहिए, ताकि ऊपर का अपर बटन नीचे ना आए। लेकिन उसको ऐसे खुला छोड़ दिया जाता है तो पता चलता है कि वो जगह जगह ज़मीन धंस जाती है, तो ऊपर का सरफेस जो है वो उबड़ खाबड़ हो जाता है। यानी वो जो ऊपर समतल ज़मीन थी, प्लेन्स था, वो अब उबड़ खाबड़ हो गया, और वहाँ पर अब कल्टीवेशन का काम करना मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं माइनिंग जो है उसके कारण भी लैंड का डेग्रेडेशन होता है, यानी कि लैंड की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में कमी आती है। तीसरा है मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। बहुत सारे मिनरल को प्रोसेस करने की इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं जो अपने वेस्ट को हवा में छोड़ देते हैं। जैसे सीमेंट इंडस्ट्री है, जैसे थर्मल पावर्स हैं, थर्मल पावर स्टेशंस हैं, उन बड़े बड़े चिमनियों से वहाँ धुआं निकलता है, और धुआं में डस्ट पार्टिकल होता है। जैसे अगर सीमेंट की फैक्ट्री है तो सीमेंट का जो धुआं वाइट वाइट निकलेगा उसमें सीमेंट के पार्टिकल्स होते हैं, वो धीरे धीरे सेडिमेंट होकर फिर सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं, या कोल के जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेडिमेंट हो जाते हैं और फिर वहाँ के लैंड को बेकार बना देते हैं, वहाँ पर फिर कुछ कल्टीवेशन का काम नहीं हो पाता है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि जो मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, जहाँ पर कोई मिनरल बनाया जा रहा है या मिनरल को किसी चीज़ में कन्वर्ट किया जा रहा है, ऐसे इंडस्ट्रीज जो होते हैं वहाँ पर बहुत सारा वेस्ट के रूप में डस्ट पार्टिकल्स निकलता है, जो पूरे एरिया को डर्टी करता है और वहाँ के सॉइल को भी कहीं ना कहीं डेग्रेडेट कर देता है, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों खराब हो जाती है। लास्ट पॉइंट इज ओवर इरिगेशन। तो जब बहुत ज़्यादा पानी खेतों में डाल दिया जाए
इरिगेशन बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो सॉइल को ख़राब करता है। बहुत मडी हो जाए, वाटर इतना मिल जाए कि एकदम गीला हो जाए मिट्टी, तो फिर वो भी नुकसान कहीं ना कहीं पहुंचाता है इरिगेशन। तो ये भी नहीं होना चाहिए ओवर इरिगेशन। उसके भी कई तरीके हैं कि उसको किस ढंग से करना चाहिए कि अब पौधे जो हैं वो थोड़े दूर में ही उग जाते हैं। जो फसलें होती हैं जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, तो इसके पौधों का जड़ बहुत थोड़े ही नीचे होता है। लेकिन उसमें अब नहर की पानी डाल दी जाए तो पता चलता है कि वो काफ़ी अंडरग्राउंड वाटर में चला गया पानी। तो एक तो पानी भी नुकसान होता है, वाटर नुकसान होता है, और दूसरा चीज़ कि उसके साथ साथ सॉइल का भी डेग्रेडेशन होता है। उसमें जो मिनरल्स पाए जा रहे हैं, जो अच्छे तत्व हैं, वो सारे नीचे चले जाते हैं। तो इस तरह सॉइल की क्वालिटी जो है वो ख़राब हो जाती है। तो पानी उतना ही चाहिए जहाँ तक उसकी जड़ें हैं, जहाँ तक रूट्स हैं पौधों के, जो फसल उगाई जा रही है, कल्टीवेट की जा रही है, उन पौधों की जड़ें जितनी गहराई तक गई हैं, पानी भी उसी गहराई तक चाहिए, न कि उससे बहुत नीचे तक चाहिए। तो अगर हम लोग ओवर इरिगेशन कर देते हैं तो पानी का भी नुकसान होता है, और पता चलता है कि बहुत सारे मिनरल्स को भी लेकर वो अपने साथ वाटर जो है नीचे चला जाता है, जिससे लैंड की क्वालिटी और को पे फर्क पड़ता है। तो बच्चों, ये कुछ काउजेस थे जिनके कारण हम लोगों को लैंड डेग्रेडेशन देखने को मिलता है। अब इससे ओवरकम कैसे होगा, इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है, या इसमें कमी कैसे लाई जा सकती है, कैसे लैंड को हम लोग कंजर्व करके रख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं। इधर था डिफॉरेस्ट्रेशन यानी पेड़ों की कटाई, और यहाँ है एफॉरेस्ट्रेशन। एफॉरेस्ट्रेशन का मतलब वृक्षों को लगाना। अगर जिस स्पीड से कटाई हो रही है उससे कहीं अधिक स्पीड से पेड़ों को लगाया जाए तो शायद पेड़ों की कमी ना हो। तो ये मुख्य उद्देश्य है कि अगर डिफॉरेस्टेशन करना मजबूरी है और करना जरूरी है तो जरूर करें, लेकिन वृक्षारोपण भी होना चाहिए, यानी कि वृक्षों को, नए वृक्षों को लगाना, प्लांटेशन का काम करना, ये जरूरी है। अगर प्लांटेशन नहीं होगा और सिर्फ कटाई होगी पेड़ों की, तो एक समय आएगा जब पेड़ खत्म हो जाएंगे। तो इसके लिए ये जरूरी है कि पेड़ों की कटाई हो, उससे ज़्यादा जरूरी है कि नए पेड़ों को उगाया जाए। और ये प्रक्रिया लगातार होनी चाहिए, क्योंकि एक पौधे को जब लगाया जाएगा उसको एक बड़ा वृक्ष बनने में, एक बड़ा पेड़ बनने में वो करीब 10 to 20 ईयर्स लग जाते हैं। तो उस पीरियड को फुलफिल भी करना है, तो इसलिए कटाई कम हो और ज़्यादा स्पीड से पेड़ों को लगाया जाए। एफॉरेस्ट्रेशन की क्रिया ज़्यादा तेज हो और डिफॉरेस्ट्रेशन धीरे हो, तब जाके एक इकोलॉजिकल बैलेंस बना रह सकता है। तो इंडिया में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लागू हुआ इन 1927, जो ये कहता है कि पेड़ को बिना परमिशन के, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बिना परमिशन के काटना एक ऑफेंस है, और जो भी ऐसा करता हुआ पकड़ा जाएगा, बिना परमिशन के किसी पेड़ को काटता हुआ पाया जाएगा, उसको पनिश किया जाएगा। उसको 3 महीने की इम्प्रिजमेंट हो सकती है या फिर 10,000 तक का फाइन, या दोनों भी हो सकता है। तो एक ये ऑफेंस है, इसलिए पेड़ कहीं भी कटे तो आप जरूर उसका विरोध करें। पेड़ बहुत ज़रूरी है ह्यूमंस के लिए, और कहीं भी आपकी नज़र में पेड़ कट रहा हो तो ये जानने की जरूर कोशिश करें कि क्या जो लोग काट रहे हैं उस पेड़ को, क्या उन लोगों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कोई परमिशन लिया है या नहीं। अगर नहीं लिया है तो आपको पहल करना चाहिए, पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। तो एफॉरेस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। अगर डिफॉरेस्ट्रेशन मजबूरी है तो एफॉरेस्ट्रेशन उसका जवाब है, और एफॉरेस्ट्रेशन में सभी को आगे बढ़ना चाहिए, और अपने एनवायरनमेंट को अच्छा बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि सब लोग पेड़ लगाएं, सबको पेड़ लगाना चाहिए। सेकेंड थिंग इज मैनेजमेंट ऑफ गेजिंग लैंड। अब ये ज़रूरी है कि गेजिंग लैंड का होना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर विलेज में एक गेजिंग लैंड होना चाहिए। अगर गेजिंग लैंड नहीं होगा तो फिर आपका खेत सुरक्षित नहीं है, कैटल्स चले जाएंगे, कहीं तो खाना है उनको। अगर उनको गेजिंग फील्ड में नहीं रखा जाएगा तो वो जो कल्टीवेटेड लैंड है उसमें चली जाएंगी और आपकी फसलें बर्बाद हो जाएंगी। तो गेजिंग लैंड का होना ज़रूरी है, और कहीं और जाके गेजिंग ना करें
और उसके विकल्प को भी सोचना चाहिए कि गेजिंग लैंड्स तो देना ही चाहिए कैटल्स को, साथ में अन्य प्रकार के फूड्स पे भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए जो उन कैटल्स को खिलाया जा सकता है। तो इस तरह सही मैनेजमेंट करके गेजिंग लैंड्स का और उनको एक विकल्प के रूप में कुछ और भी फूड्स प्रोवाइड करके कैटल्स को हम लोग इस समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज रेगुलेटिंग माइनिंग। जो माइंस को रेगुलेट करने के एक्ट्स हैं, नियम हैं, लॉज हैं, उनको इम्प्लीमेंट होना चाहिए और ये काम गवर्नमेंट का है और गवर्नमेंट शुड अवेयर अबाउट दिस कि जो रेगुलेशंस बने हुए हैं माइनिंग के, उसको हर माइनिंग इंडस्ट्री को या जहाँ पर भी माइनिंग का काम हो रहा है वहाँ पे उन चीज़ों को फॉलो किया जाए। अगर उन रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया जाएगा जो माइनिंग के लिए बनी हुई हैं और इसी तरह ओपन छोड़ दिए जाएंगे माइंस को, तब तो लैंड का डेग्रेडेशन होगा ही। तो उसके लिए नियम बने हुए हैं, उनके लिए लॉज बने हुए हैं, उनका रेगुलेशन है कि किस तरह से माइंस को फिर से आफ्टर जब हम लोग निकाल लेते हैं मिनरल्स को, उसके बाद क्या करना चाहिए माइंस को, क्या खुला छोड़ देना चाहिए? नहीं, उसके लिए नियम है, उसके लिए रेगुलेशंस बने हुए हैं, उनको इन माइनिंग सेक्टर को फॉलो करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज प्लांटेशन ऑफ शेल्टर बेल्ट एंड ग्रोइंग थ्रोनी बुशेस। अब देखिए कि जैसा कि हम लोग ने पढ़ा कि मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो बहुत डस्ट पार्टिकल अपने सराउंडिंग्स को गंदा करती हैं और अपने चारों तरफ फैला देती हैं। तो एक तो इनको ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे कल्टीवेटेड लैंड ना हो, और बैरन लैंड्स को, कि बैरन लैंड्स इसी के लिए है ही कि वहाँ पे इंडस्ट्रीज चले, वो इंडस्ट्रीज़ के लिए सबसे बढ़िया लैंड है बैरन लैंड्स जो होते हैं, जो वेस्ट लैंड्स हैं जहाँ पर कल्टीवेशन का काम नहीं संभव है, हो ही नहीं सकता। पहले से लैंड जो है उस वहाँ का जो सॉइल है वो बेकार है। तो ऐसे जगह पे इन प्लांट्स को लगाया जाना चाहिए। अगर ऐसे प्लांट्स को वहाँ नहीं लगाया गया है तो उसके आसपास कई किलोमीटर तक एक ग्रीन बेल्ट बनाना चाहिए, वहाँ पर प्लांटेशन ट्रीज लगा दी जानी चाहिए ताकि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो लीव्स पे रुक जाएं, न कि वो लैंड में आकर मिक्स हो। तो प्लांटेशन ऑफ शेल्टर बेल्ट, इसको शेल्टर बेल्ट कहते हैं। उस प्लांट के चारों तरफ एक ग्रीन बेल्ट बना दिया जाए पौधों का, है ना, उसमें बड़े बड़े ट्रीज होंगे जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होंगे और जब डस्ट पार्टिकल्स आएंगे तो उनके लीव्स पे ही रुक जाएंगे, ना कि वो लैंड को खराब करेंगे। और वहाँ पर थ्रोनी बुशेस भी लगाई जा सकती हैं। और इरिगेशन के प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए हम लोग डीप इरिगेशन और स्प्रिंकलिंग्स का प्रयोग कर सकते हैं। स्प्रिंकलिंग्स होता है कि उसमें एक पाइप होती है, उसमें कई छेद लगे रहते हैं, उसमें नोजल होता है जो घुमाता है वाटर को और धीरे धीरे पानी जो है वो लैंड में जाता है, जिससे केवल कुछ ही दूर तक लैंड को वाटर मिल पाता है। तो इससे पानी भी सेव होता है, प्लस भरपूर पौधे अच्छे होते हैं। डीप इरिगेशन की ज़रूरत नहीं है, बहुत ओवर इरिगेशन की ज़रूरत नहीं है, है ना, उसमें पानी वेस्ट होता है, इसमें पानी भी बचता है और जितना पौधों को चाहिए पानी उतना पानी पौधों को मिल जाता है। तो हम लोगों ने बच्चों ये देखा कि लैंड डेग्रेडेशन क्या होता है, इसको हम लोगों ने समझा कि लैंड डेग्रेडेशन क्या होता है, कैसे जो क्वालिटी और क्वांटिटी है उसके ख़राब हो जाने को हम लोग लैंड डेग्रेडेशन कहते हैं। उसके काउजेस क्या हैं वो हम लोगों ने पढ़ा और उसको कंजर्वेशन मेथड क्या है, उसका कैसे कंजर्व करके लैंड को रखा जा सकता है, ये भी हम लोगों ने देखा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।